मोदी सरकार ने सैद्धांतिक फैसला लिया है कि पब्लिक सेक्टर होगा ही नहीं। अगर सभी कुछ प्राइवेट करेंगे तो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं रहेगा। तो पब्लिक सेक्टर अंकुश लगाने का काम भी करता था, वो अंधाधुंध मुनाफाखोरी को भी रोकता था। मोदी सरकार बोल रही हमने निजीकरण नहीं किया, हम जो है इसको बेच नहीं रहे हैं, हम मोनेटाइज कर रहे हैं। लेकिन ये शब्दों का हेर फेर है। अगर आप देखें तो मोनेटाइज का मतलब सीधे सीधे गिरवी रखना भी कह सकते हैं, या आप 100 साल के लिए बेच रहे हैं। में 2-3 घराने रहें और वो घराने ही सब कुछ कंट्रोल करें और उन घरानों की मार्फत आप आर्थिक उन्नति की बात करें। मोदी जी शायद इसमें बिलीव करते हैं, इस मॉडल में वो यकीन करते हैं। ये बात बार बार सामने देखने को आई। नोटबंदी होने के बाद से जो लगातार सरकारी नीतियाँ रही, आप देखिए कि देश की जो आर्थिक ग्रोथ है वो 8% से 7 हुई, 7 से 6 हुई, 6 से 4 हुई, 4 से -7.5 हुई। बेच कर पैसा इकट्ठा करना चाह रहे हैं अपने खर्चे चलाने के लिए। जब पीएसयू नहीं होगा तो रिजर्वेशन नहीं होगा, पीएसयू नहीं होगा तो अफर्मेटिव एक्शन नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट में तो आप रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कि पिछले 1 साल में, सवा साल में 6 एयरपोर्ट का निजीकरण हुआ, 6 के 6 अडानी के पास गए। रेलवे में अभी आप देखिए, आज भी फोटो आ रखी थी, लोकोमोटिव में अडानी आ गए। बिल पास होने से पहले ही जो साइलोज, जो बड़े बड़े भंडारण के जो सिस्टम होते हैं, वो अडानी के हो गए। तो सब कुछ एक व्यक्ति पे जा रहा है। लेकिन इस साल बोला क्या कि अब ओएनजीसी के पास तेल के कुएं की रिसर्च करने के लिए, शोध करने के लिए पैसा नहीं बचा, तो तेल के जो कुएं हैं भारत के अंदर वो प्राइवेट कंपनी को दे दीजिए। पिछले साल केवल कॉरपोरेट सेक्टर को टैक्स में जो छूट दिया मोदी सरकार ने, वो 1,45,000 करोड़ थी, लगभग 1.5 लाख करोड़। यानी जितनी छूट आपने कॉरपोरेट सेक्टर को टैक्स में दे दी, उतने ही पैसे को एक्स्ट्रा कमाने के लिए आप पूरे देश की संपत्ति बेच रहे हो 1 साल में। ये कैलकुलेशन भी तो देश के सामने रखनी पड़ेगी ना। वही 1.5 लाख करोड़ आप वसूलने के लिए पूरी संपत्तियां बेच रहे हो, और वही 1.5 लाख करोड़ आपने छूट दी कॉर्पोरेट सेक्टर को, और वही 1.5 लाख करोड़ आपने पिछले 1 साल में पेट्रोल डीजल पे टैक्स एक्स्ट्रा बढ़ा के जनता से भी वसूल लिया। आज टैक्स टेररिज्म भी है। आज अमीर से अमीर आदमी परेशान है, और गरीब से गरीब तो खैर परेशान है ही। इनकी कोशिश ये हो रही है कि इसको इस तरह से पैकेज कर दें कि भाई ये तो देखिए आपके हालात हमेशा से ऐसे थे, मोदी जी रहेंगे तो कम से कम कुछ लोगों को ठीक करके रखेंगे। ये नैरेटिव चलाएंगे, लेकिन इस नैरेटिव की एक सीमा है। निजीकरण, जिस तरह से रेलवे ट्रैक, एयरपोर्ट, स्टेडियम्स तक गिरवी रखे जा रहे हैं, सरकार कह रही कि हमने गिरवी रखा है, लीज किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा कि इससे आरक्षण तक खत्म हो जाएगा। एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरदीप सिंह सप्पल साहब हैं। उन्होंने उस दिन ट्वीट भी किया था इसको लेकर, और ये भी बताया था कि किस तरह से इतनी बड़ी खबर है लेकिन मीडिया इसको लाइव भी नहीं दिखा रही है। तो इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। काफ़ी सुलझे हुए हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, आप लोग अगर इसको सोशल मीडिया पर देखते होंगे तो उसके सूत्रधार हैं गुरदीप सिंह सप्पल साहब। सर, नेशनल दस्तक को समय देने के लिए पहले तो शुक्रिया। और क्या लग रहा है, कैसे देख रहे हैं? आपकी पार्टी पर भी आरोप है कि आप लोगों ने ही निजीकरण की शुरुआत की, लेकिन मोदी सरकार जो निजीकरण कर रही है उसमें क्या दिक्कतें आपको लग रही है? देखिए, निजीकरण से समस्या नहीं है। नेहरू जी के ज़माने से अगर आप देखिए तो मिक्स इकोनॉमी की बात हुई है, प्राइवेट और पब्लिक साथ साथ चला है। कांग्रेस पार्टी भी जब सत्ता में रही तो कुछ कुछ पीएसयूज़ को निजीकरण किया था, लेकिन कांग्रेस की अप्रोच में जो अब मोदी सरकार की अप्रोच है उसमें बहुत बेसिक फ़र्क है, और वो फ़र्क 2-3 जगह पे है। एक, कांग्रेस पार्टी ने पहले तो जब राज किया तो बड़ी मात्रा में संस्थाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशंस खड़े किए, और उनमें से जो कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन थे जो मुनाफा नहीं दे पा रहे थे, जो बीमार थे, जो चल नहीं पा रहे थे, उनको प्राइवेटाइज किया। और जिनमें क्षमता थी प्रॉफिट देने की, या जिनकी ज़रूरत थी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, देश के सामरिक महत्व कह लीजिए या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कह लीजिए, उसके हिसाब से जिन संस्थाओं की ज़रूरत थी उनको मदद देकर उनको रिवाइव किया जाता था।
और जो संस्थाएं जो पीएसयूज मुनाफा दे सकते थे उनको मुनाफा देने के लायक बनाने के लिए मदद की जाती थी। और इसी तरह से जब निजीकरण शुरू हुआ 90 के दशक में, उसके बाद आप देखिए तो नवरत्न, मिनी नवरत्न जैसी बहुत सारी कंपनियां पीएसयू क्षेत्र में आई भी, बढ़ी भी। तो आमूल चूल निजीकरण नहीं था ये निजीकरण था उन संस्थाओं का जो लॉस में थी, सिक थी और जिनका सामरिक महत्व नहीं था, स्ट्रेटेजिक महत्व नहीं था। सिर्फ उनको निजीकरण की बात करते थे, पूरे सेक्टर को निजीकरण की बात नहीं करते थे। दूसरी बात, मोदी सरकार ने सैद्धांतिक फैसला लिया है कि पब्लिक सेक्टर होगा ही नहीं। लास्ट ईयर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फैसला किया था और देश को बताया था कि जो सामान्य सेक्टर हैं, जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर हैं, उसमें सभी पीएसयू को प्राइवेटाइज कर सकते हैं और जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर है उनमें एक पीएसयू रहेगा, बाकी को प्राइवेटाइज करेंगे। तो इसमें तो पूरा का पूरा सेक्टर ही खत्म करने की बात हो रही है। कांग्रेस पार्टी एक और काम करती आई थी कि जब वो पब्लिक सेक्टर बनाती थी, एक तो था कि उस वक्त जब पब्लिक सेक्टर बने तब निजी सेक्टर में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो ये इंस्टीट्यूशंस खड़े कर पाते, इतना पैसा ही नहीं था। तो सरकार की जिम्मेदारी होती थी कि भाई आप संस्थागत ढांचा देश के अंदर बनाएं। पर एक और भी होती थी जब ये माना जाता था कि भारत के अंदर प्राइवेट और पब्लिक का संतुलन चाहिए। अगर सभी कुछ प्राइवेट करेंगे तो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं रहेगा। तो पब्लिक सेक्टर अंकुश लगाने का काम भी करता था, वो अंधाधुंध मुनाफाखोरी को भी रोकता था। वो ये भी इंश्योर करता था कि प्राइवेट सेक्टर लोगों का दोहन ना करे, एक्सप्लॉइट ना करे। लेकिन जब आप पीएसयू को ख़त्म ही कर देंगे पूरी तरह से, तो ये जो बैलेंस करने की जो क्षमता है देश में, एक्सप्लॉइटेशन को रोकने की जो क्षमता है सरकार के पास, मोनोपोली को रोकने की जो क्षमता है, वो भी खत्म होती है। अब मोदी सरकार बोल रही है हमने निजीकरण नहीं किया, हम जो है इसको बेच नहीं रहे हैं, हम मोनेटाइज कर रहे हैं। लेकिन ये शब्दों का हेर फेर है। अगर आप देखें तो मोनेटाइज का मतलब सीधे सीधे गिरवी रखना भी कह सकते हैं, या आप 100 साल के लिए बेच रहे हैं। आप देखिए दिल्ली के अंदर बहुत सारे फ्री होल्ड मकान नहीं है, लीज होल्ड हैं, या चंडीगढ़ में जैसे मकान लोगों के हैं तो वो लीज होल्ड हैं। पर इसका मतलब ये थोड़ी होता कि मालिकाना हक नहीं है। आप 100 साल के लिए किसी को संपत्ति दे देंगे तो वो तो उन्हीं की संपत्ति है। तो क्या इम्पैक्ट होगा इसका, क्या डर सता रहा है जब फ्री इकोनॉमी की बात होती है? दोनों आप लोग लंबे समय से सत्ता में, दोनों क्रेडिट है आपको। लोग उस दौर को भी याद करते हैं जब नेहरू जी ने IIT IIM खड़ा किया, उस समय अम्बेडकर भी थे, तमाम चीज़ें बात हुई। इंदिरा गांधी का दौर लोग ज़्यादा याद करते हैं कि उन्होंने जिस तरह से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, तो वो दौर था। तो फिर लिबरलिज्म भी लाएं, मनमोहन सिंह के दौर को भी। तो आप लोग को तो क्रेडिट निजीकरण में भी मिल रहा है। ये जो निजीकरण हो रहा है, और पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनी पहले होती थी, लेकिन अब तो रेलवे है, रेलवे तो कभी तो पूरी तरह से पब्लिक सेक्टर की कंपनी थी। इसका क्या इम्पैक्ट होगा सर? क्या लग रहा है, क्या मोटिव है सरकार का? कुछ लोग आशंका जता रहे हैं कि 2 लोग ही इस देश में चूँकि चलाएंगे, तो एक दूसरे तरह की आशंका है, डेमोक्रेटिक सिस्टम को लेकर लोगों को आशंका है। लोगों को लगता है कि अगर 2 ही लोग इस देश के मालिकाना हक रखेंगे तो कंट्रोल करना देश को आसान हो जाएगा। ये डर सता रहा है आपको? जिस तरह से टाटा के खिलाफ सरकार का बयान आया, तो क्या अंबानी अडानी ही रेस में है, बाकी लोग बाहर है, ये भी लग रहा है आपको? देखिए इसमें कई मकसद हैं मोदी सरकार के। एक ये बात सही है कि वो एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जो कोरियन व्यवस्था की टाइप की है, शेबॉल बोलते हैं उसको, कि जिसमें 2-3 घराने रहें और वो घराने ही सब कुछ कंट्रोल करें और उन घरानों की मार्फत आप आर्थिक उन्नति की बात करें। मोदी जी शायद इसमें बिलीव करते हैं, इस मॉडल में वो यकीन करते हैं। ये बात बार बार सामने देखने को आई। दूसरा इसका मकसद है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। नोटबंदी होने के बाद से जो लगातार सरकारी नीतियां रही, आप देखिए कि देश की जो आर्थिक ग्रोथ है वो 8% से 7 हुई, 7 से 6 हुई, 6 से 4 हुई, 4 से -7.5 हुई। लगातार हर साल कोविड के पहले भी आर्थिक जो गिरावट आती गई है। सरकार के पास पैसा नहीं है और ये बेच कर पैसा इकट्ठा करना चाह रहे हैं अपने खर्चे चलाने के लिए। तीसरा एक और भी हिडन एजेंडा है कि जब पीएसयू नहीं होगा तो रिजर्वेशन नहीं होगा, पीएसयू नहीं होगा तो एफर्मेटिव एक्शन नहीं होगा,
क्योंकि प्राइवेट में तो आप रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो जिस जिस व्यवस्था के चलते जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, जो दलित कम्युनिटीज़ हैं, जो एसटी कम्युनिटीज़ हैं, ओबीसीज को आवाज़ मिली, आप उस व्यवस्था को ख़त्म कर दे रहे हैं। और जो 70 साल में अचीवमेंट हुआ आर्थिक उन्नति का और एम्पावरमेंट का, वो और जो इस मोदी सरकार की सोच है उसमें स्पष्ट है कि तालमेल नहीं है। तो उनका ये हिडन एजेंडा भी पूरा होता है। हम क्यों कहते हैं कि वो दो लोगों की बात कर रहे हैं? आप देखिए कि पिछले 1 साल में, सवा साल में 6 एयरपोर्ट का निजीकरण हुआ। 6 के 6 अडानी के पास गए। 12 के 12 पोर्ट जो हुए हैं, अभी पीछे बने हैं, जिसमें कुछ उसने बनाए, कुछ निजीकरण हुए, वो अडानी के पास है। 24% पोर्ट। जो रेलवे में अभी आप देखिए, आज भी फोटो आ रखी थी, लोकोमोटिव्स में अडानी आ गए। जो किसान बिल पास हुए थे, जिस किसान बिल में भंडारण को प्राइवेटाइज करने की बात की गई, तो बिल पास होने से पहले ही जो साइलोज, जो बड़े बड़े भंडारण के जो सिस्टम होते हैं, वो अडानी के हो गए। तो सब कुछ एक व्यक्ति पे जा रहा है। आप टेलीकॉम देख लीजिए, बीएसएनएल पहले होता था, हम आप सब बीएसएनएल यूज़ करते थे। पूरी दुनिया और हमारे देश में भी बाकी सब कंपनियों में 4G कब आ गया था? 13-14 के आसपास, 15 के आसपास 4G आ गया था। बीएसएनएल में अभी तक टेंडर ही नहीं करने दिया कभी। उनका वो 4G वो रोल आउट ही नहीं कर पाई, उसको फेल कर दिया, और फेल करके अब वो टेक ओवर हो जाएगा। बीएसएनएल टेलीकॉम क्षेत्र को अब निजीकरण कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक कंपनी का टेक ओवर नहीं होगा। वो ये कह सकते हैं कि भाई आप, तो बीएसएनएल के अंदर केवल एक कंपनी का निजीकरण नहीं हो रहा है कि आप कहेंगे चलिए जी एक कंपनी प्राइवेट हो गई तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। आप देखिए कि डीओटी और बीएसएनएल हर शहर में है, और हर शहर की प्राइम लोकेशन पे उनकी कॉलोनी है, उनका टावर है, निगाह उस ज़मीन पर है। हर शहर के अंदर जो मेन लैंड है, और चूंकि जब ये टेलीकॉम डेवलप हुआ देश के अंदर, तो वो एक प्रीमियम चीज़ थी। और शहर का सबसे प्राइम इलाका, देश के किसी भी शहर में आप चले जाइए, बड़े छोटे शहर में, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, टेलीफोन एक्सचेंज, टेलीफोन कॉलोनी, पीएनटी कॉलोनी, वो प्राइम लैंड पे है। तो ये सारा लैंड भी प्राइवेटाइज आप करेंगे और किसी एक को देंगे। तो निगाह जो है, ये जो संपत्ति देश की है, इसको बेचने के ऊपर बात है। केवल एक कंपनी नहीं बिक रही है। आप ओएनजीसी देखिए, 2014 के अंदर जब ओएनजीसी का जो कैश रिजर्व था, जो उसके पास कैश पैसा था, वो 1,07,000 करोड़ था कैश। पिछले साल कम होते होते वो 32 करोड़ पे आ गया। ये सारा पैसा अब बढ़कर 1,000 करोड़ दोबारा से हुआ है इस साल। तो 1,07,000 करोड़ कैश से आप 32 करोड़ कैश पे कंपनी को ले आते हैं। तो वो पैसा तो आप खर्च कर लिए, उस कंपनी को कमज़ोर कर दिया। लेकिन इस साल बोला क्या कि अब ओएनजीसी के पास तेल के कुएं की रिसर्च करने के लिए, शोध करने के लिए पैसा नहीं बचा, तो तेल के जो कुएं हैं भारत के अंदर, वो प्राइवेट कंपनी को दे दीजिए। तो 7 साल के अंदर लगातार आप एचएएल को देख लीजिए, उसको कमज़ोर कर दिया। जो कंपनियां हज़ारों हज़ार करोड़ मुनाफा कमाती थी, उन कंपनियों को पिछले 7 साल में एक एक करके कमज़ोर किया। कभी आप अलग से बात करें, मैं डिटेल में बात कर सकता हूँ इस बारे में। और अब वो सब सेक्टर को आप प्राइवेट में देना चाह रहे हैं। तो एक तो सरकारी क्षेत्र, ये सब मोदी सरकार का ओनरशिप नहीं है ना, ये देश की संपत्ति है। आप देश की सारी संपत्ति केवल कुछ घरानों को दे देंगे, खासतौर पे 2, या आप उसमें बाबा रामदेव जैसे और 2-4 जोड़ दीजिए। ये संपत्ति 70 साल में भारत के टैक्स से बनी है, लोगों के पैसे से बनी है, और इस सब को आप बेच रहे हो। किस दाम पे बेच रहे हैं? खुद वित्त मंत्री ने कहा कि 4 साल में 6 लाख करोड़, ये इनका एस्टिमेशन है। इससे कम भी हो सकता है, थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है, वो फाइनल जब प्रोसेस चलेगा तब होगा। 1 साल में कितना? 1.5 लाख करोड़। पिछले साल केवल कॉरपोरेट सेक्टर को टैक्स में जो छूट दिया मोदी सरकार ने, वो 1,45,000 करोड़ थी, लगभग 1.5 लाख करोड़। यानी जितनी छूट आपने कॉरपोरेट सेक्टर को टैक्स में दे दी, उतने ही पैसे को
एक्स्ट्रा कमाने के लिए आप पूरे देश की संपत्ति बेच रहे हो एक साल में। ये कैलकुलेशन भी तो देश के सामने रखनी पड़ेगी ना। वही 1.5 लाख करोड़ आप वसूलने के लिए पूरी संपत्तियां बेच रहे हो, और वही 1.5 लाख करोड़ आपने छूट दी कॉरपोरेट सेक्टर को, और वही 1.5 लाख करोड़ आपने पिछले एक साल में पेट्रोल डीजल पे टैक्स एक्स्ट्रा बढ़ा के जनता से भी वसूल लिया। जो जनता से आपने एक्स्ट्रा टैक्स लगाया है पिछले एक साल में, 4 साल से बढ़ा रहे हैं 5 साल से, वो तो अलग कहानी है। पिछले साल जो बढ़ा वो 1.5 लाख करोड़ था। यानी जनता से आप डायरेक्ट पैसा ले रहे हैं, गरीब आदमी से भी ले रहे हैं, जो बेचारा 200 रुपये दिहाड़ी कमाता है, जो डिलीवरी करता है, जो अपने ऑफिस जाता है, वो भी उतना ही टैक्स दे रहा है पेट्रोल पे। वो सब लेके आपने कॉर्पोरेट को 1.5 लाख करोड़ की छूट दी, और वो 1.5 लाख करोड़ के लिए अब आप सारी संपत्ति बेच रहे हैं। तो ये इकोनॉमिक्स है, ये अर्थशास्त्र है। तो सर ये जो बात आप कह रहे हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, टीवी का पूरा खेल भी जानते हैं, ये पब्लिक डिबेट में कैसे आएगा सर? पार्टियां तो इसके लिए, आप कांग्रेस की सरकार थी आपकी, 10 साल तो मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री रहे हैं, अभी तो मोदी जी का 7वां साल ही है। कोई धरना प्रदर्शन रैली ये सब तो कुछ है नहीं। लोग कह रहे हैं कि पार्टियां भी डरी हुई है, आप सबके यहाँ सीबीआई ईडी की रेड के डर हैं और सब चुपचाप बैठे हुए, नोबडी इज गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग। नहीं शंभू जी, कुछ पिछले एक महीने में बदला है। पिछले संसद सत्र को अगर आप देखें तो पहली बार सारी विपक्षी पार्टियां एक होकर बिना डरे, अगर आप कहते हैं डर वाली बात, तो जो संसद में डिमांड हुई पेगासस को लेके, उसमें गृह मंत्री का नाम लेकर आंदोलन हुआ है। तो पार्टियों में ऐसा नहीं है, चूंकि इतनी डिक्टेटरशिप वाली सरकार आ गई जिसने पूरे मीडिया को कंट्रोल किया हुआ है, पूरे कम्युनिकेशन को कंट्रोल किया हुआ है, तो उससे निपटने के लिए रास्ते ढूंढने में वक्त लगता है। लेकिन पिछले एक महीने में जो सेशन चला उसमें सब एक हुए। उसके बाद सोनिया जी ने मीटिंग बुलाई, 19 पार्टियां आई, और काफ़ी साल के बाद अब 20 से 30 सितंबर के बीच में एजिटेशन की कॉल दी है। सारी पार्टियां 19 के 19 अपने अपने स्तर पे 20 से 30 सितंबर के बीच में एजिटेशन करेंगी और पब्लिक तक बात पहुंचाएंगी। कितना सफल होगा कितना विफल होगा उस पर मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुआ है और ये एजिटेशंस अब इस देश की राजनीति का हिस्सा। लेकिन कैसे सफल होगा सर? 5,000 का अन्ना आंदोलन था, 5,000 लोग भी नहीं जुड़ते थे जंतर मंतर में, और वो एक मैसिव टर्नआउट वाला आंदोलन बताया गया क्योंकि टीवी अखबार को उसको मदद मिली। आज के समय में कोई भी टीवी और अखबार, कांग्रेस छोड़ दीजिए, बिसाइड मतलब किसी के विपक्ष के लिए बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो विपक्ष से सवाल पूछे, ऐसे में एक बड़ा गैप है। टीवी और अखबार हर घर में है। लोग कह रहे हैं कि जो जानकार हैं कम्युनिकेशन, वो कहते हैं बीजेपी इसका इस्तेमाल अपने कार्यकर्ता की तरह कर रही है। तो इसको आप तो चूंकि टीवी के जानकार भी हैं। देखिए, मीडिया जो है हमारे यहाँ जो रोल प्ले कर रहा है, लार्जर ज़्यादातर मीडिया, वो सबके सामने है। लेकिन आप सिर्फ उनको शिकायत करके, शिकायती लहजे में, बेचारगी में बात करके तो राजनीति देश में कर नहीं सकते हैं। ये तो राजनीतिक पार्टियों को जो आंदोलन की रूपरेखा बननी शुरू हुई है, इसको ज़मीन पे उतारना पड़ेगा। पब्लिक में जाके आंदोलन जैसे जैसे होंगे तो इन मीडिया को मजबूर भी कर सकेंगे, और नहीं भी मजबूर करेंगे तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन का अब वक्त है। राजनीतिक पार्टियों का और पब्लिक के बीच में कम्युनिकेशन, उसमें चाहे सोशल मीडिया है, चाहे आप जैसे प्लेटफॉर्म है, चाहे ऑल्टरनेटिव मीडिया है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन शुरुआत होगी आंदोलनों से। जब आंदोलन होते हैं ना, ये बात सच है कि पूरे मीडिया ने किसान आंदोलन को ब्लैकआउट किया, लेकिन जब आंदोलन चरम पे पहुंचा तो पब्लिक को पता है। या कोविड में पूरे, आप कौन से राज्य से आते हैं? मैं बिहार से आता हूँ। आप बिहार से आते हैं, तो बिहार में कोविड को लेके जो भी कवरेज दिखाई गई वो मिनिमल थी, बहुत न्यूनतम थी। ये यूपी में न्यूनतम, लेकिन हर गांव में लोग मरे हैं। अब आप भी पता कीजिए तो हर गांव के अंदर मृत्यु हुई है। तो लोग भी अपने हिसाब से निष्कर्ष निकाल रहे हैं। मोदी जी को जो फायदा पहुंचा 5 साल में और जो पॉपुलैरिटी बढ़ी, उसमें एक तो यह कि आपने नफरत फैलाई, नफरत फैला के अपना काम चलाया, आपने मीडिया को कंट्रोल किया, मीडिया ने नफरत फैलाने में आपका साथ दिया। ये तो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये भी है कि जो यूपीए सरकार के टाइम पे ग्रोथ हुई थी,
और एक आम आदमी इस देश में, आम परिवारों में खुशहाली आई थी। 2004 के बाद ही लोगों के पास गाड़ियाँ आई थी। 2004 के बाद ही गाँवों के अंदर बाइक्स आई ज़्यादा हर घर के अंदर। 2004 के बाद ही लोगों ने ब्रांड बनने शुरू किए। 2004 के बाद ही लोगों के पास एसी लार्ज, आप अपने इर्द गिर्द भी देखिए 2004 के पहले कहाँ इतना होता था। और लोगों पे घर हुए, समृद्धि आई। उस समृद्धि का मोमेंटम 4-5 साल चल गया। मनमोहन सिंह जी के टाइम पे लगभग 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। तो वो सब जब गलत नीतियों का दुष्प्रभाव एक दिन में तो आया नहीं, इसी तरह अच्छी नीतियों का प्रभाव भी लंबे समय तक चला। अब आप देखो कि अब जो इस साल का डेटा आया है, बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज़्यादा है। मोदी सरकार की जो नीतियां आई हैं उसका असर अब दिखना शुरू हुआ। इसके पहले तो मनमोहन सिंह की नीतियों का फायदा उठा रहे थे ये। अब जो पीढ़ी जवान होगी 7 साल में, एक नई पीढ़ी आ जाती है 10 साल के अंदर, उसके पास जॉब्स नहीं है, कहीं कोई जॉब नहीं है। CMIE का डेटा देखिए तो 9 करोड़ 90 लाख मिडिल क्लास थी। एक साल में उसमें से 3 करोड़ 30 लाख कम हो गए, यानी मिडिल क्लास में भी 1/3 लोग अब गरीब हो गए। तो ये जो चीज़ें हैं ये तो मीडिया नहीं दबा सकता ना, ये तो लोग महसूस कर रहे हैं ना। आज आप अपने इर्द गिर्द कोई देख लीजिए परिवार, नौकरी किसको लग रही है। मैं सिर्फ सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ज़ीरो हो गई। सरकारी नौकरी तो कॉन्शियसली ज़ीरो कर दी गई। प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियाँ कहाँ हैं। इवन अगर पकोड़े भी बोलोगे तो आप पकोड़े भी नहीं तलने के लिए आपके पास बचे, क्योंकि महंगाई इतनी है कि अब पकोड़े का धंधा भी वाइबल नहीं रह गया। तो ये जो दुष्प्रभाव हैं मोदी जी के, जो नीतियाँ रही हैं, आज एक भी MSME वाला चैन से नहीं जी रहा है। जिस MSME में एवरेज 100 लोग एम्प्लॉयड होते थे, आज वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 10 का रह गया है। सप्पा साहब, एक सवाल, हिंदू मुस्लिम अब तो अफगानिस्तान भी इंक्लूड हो गया, वो चलेगा लंबे समय तक, मीडिया के पास सबसे बड़ा हथियार। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और प्राइवेटाइजेशन कह रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम के आगे नहीं टिक पाएगा। उनके पास टूल है, तो कांग्रेस की कोई स्ट्रैटेजी है और आप जैसे प्रवक्ताओं की ज़रूरत है जो कम से कम पूरे मीडिया के खेल को समझता है। देखो, लोगों को एक बात समझाने की ज़रूरत है। हम परिवार में भी रहते हैं ना, अगर परिवार में भी कलह होती है ना तो खुशहाली नहीं होती, तरक्की नहीं होती। देश भी इसी तरह होता है। देश में अगर कलह होगी, जैसा ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, ताकतवर जितनी मर्जी हो, कलह एक ऐसी चीज़ होती है जो लोगों की भावनाओं को भड़का सकती है। लेकिन कोई भी मुल्क आप दुनिया का देख लीजिए, अगर वहाँ पे शांति नहीं है, कोई मुल्क अगर वहाँ पे अंदरूनी कलह है तो तरक्की नहीं करता। परिवार हो या देश हो, तरक्की के लिए ज़रूरी है शांति। परिवार में भी सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ रहना सीखते हैं, एक दूसरे की कमियों के साथ, एक दूसरे की खूबियों के साथ एडजस्टमेंट करते हैं, तब जाके वो आप चैन भी से भी जीते हैं और आपकी ग्रोथ भी होती है। यही देश के साथ भी है। ये देश ने देख लिया हिंदू मुस्लिम का ये बढ़ाएंगे, इनके तरकश में एक ही तीर है ना, वो एक ही तीर है हिंदू मुस्लिम का। लेकिन आज हिंदू मुस्लिम का आप सोचते हैं कि पश्चिमी यूपी में चला पाएंगे? मुझे बता दीजिए। आज की तारीख में पश्चिमी यूपी में जाके, जहाँ किसान आंदोलन, घर घर से किसान रोटेशन पे आते हैं बॉर्डर पे, हर 15 दिन में फैमिली से एक बंदा आता है, दूसरी फैमिली उसका काम संभालती है, वहाँ पे आप हिंदू मुस्लिम करके दिखाइए। जो नफ़रत की चीज़ें होती हैं उसको काटने के लिए केवल एक ही तरीका है, लोगों से बातचीत करना और लोगों के रियल इश्यूज़ को उठाना। तो सितंबर महीने में आप लोग आंदोलन के मूड में जा रहे हैं, आपकी पूरी पार्टी? सितंबर 20 से 30 तक कॉल दी है 19 की 19 पार्टीज़ ने, और आंदोलन अलग अलग विषयों पे पूरे देश में खड़ा करने की कोशिश है। और ये एक बार में नहीं होगा, अब आप ये मानिए कि लगातार ये चलता रहेगा, क्योंकि अब लोग त्रस्त हो चुके हैं। ये हिंदू मुसलमान करते रहेंगे, इनके पास कोई और तरीका नहीं है। सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं, नफरत जहाँ भी बो सकते हैं वहाँ बोएंगे। लिबरल वर्सेस कंजर्वेटिव, ठीक है ना, आस्तिक वर्सेस नास्तिक, नेशनल वर्सेस एंटी नेशनल, ये नए नए शब्द ढूंढते हैं और हर शब्द का एक ही इस्तेमाल होता है कि भाई नफरत फैला दो।
लेकिन लोगों में अल्टीमेटली आज की तारीख में आप मुझे बता दीजिए चैन है लोगों की ज़िंदगी में? यूपीए की सरकार जब चल रही थी, जब ग्रोथ हो रही थी, जब लोगों को नौकरियां मिल रही थी, जब सामाजिक शांति थी, तो चैन भी था ना। आज टैक्स टेररिज्म भी है, आज अमीर से अमीर आदमी परेशान है और गरीब से गरीब तो खैर परेशान है ही। इनकी कोशिश ये हो रही है कि इसको इस तरह से पैकेज कर दें कि भाई ये तो देखिए आपके हालात हमेशा से ऐसे थे, मोदी जी रहेंगे तो कम से कम कुछ लोगों को ठीक करके रखेंगे, ये नैरेटिव चलाएंगे। लेकिन इस नैरेटिव की एक सीमा है। अब ये निश्चित तौर पे कांग्रेस हो या बाकी पार्टीज हो, उनको पब्लिक में जाके काम तो करना पड़ेगा। तो ये गुरदीप सिंह सप्पल साहब हैं जो लगातार अब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और बात करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको बारीकी से तथ्यों को समझने की ज़रूरत है। डेवलपमेंट, विकास, ग्रोथ, निजीकरण, इस पर बात करनी पड़ेगी। टीवी में ये स्पेस कम है, टीवी में ये समय कम है। और गुरदीप साहब से मैं इसलिए भी बात करने आया था कि टीवी के जानकार हैं। अगर आप लोगों ने राज्यसभा टेलीविज़न पर संविधान देखा होगा तो वो इन्हीं की देन थी, जो घर घर में कंस्टिट्यूएंट असेंबली के सारे भाषण जो हैं वो पहुँचे हैं। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और आप लोग समझिए, और ये एक बड़ा अनाउंसमेंट है कि सितंबर महीना जो है वो सड़कों पर प्रदर्शन का दौर आपको देखने को मिलेगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि कुछ और सवाल थे जो बाकी रह गए, हम लोग अगली बार मिलेंगे तो ज़रूर डिस्कस करेंगे। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।